हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जो कि यूपी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी राज्य का आप एग्जाम दे रहे हो जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आता हो और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को हम यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन में जानने के लिए बात यह है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कौन करता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कौन करता है? सोरोकिन करते हैं। कहाँ है? यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की बात सोरोकिन करते हैं। दूसरा, ध्रुवीकरण का सिद्धांत कौन दिया है? सोरोकिन दिए हैं। सीमाओं का सिद्धांत कौन देता है? सोरोकिन देते हैं। सोरोकिन एक पुस्तक लिखते हैं, सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी, गतिशीलता की बात कौन करता है? सोरोकिन कहते हैं। दो प्रकार की गतिशीलता, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, क्षैतिज और ऊर्ध्व गतिशीलता की बात करते हैं सोरोकिन। सोरोकिन में इतनी बातें जानने के लिए हैं। और सीमाओं का सिद्धांत, ध्रुवीकरण का सिद्धांत, इनकी एक पुस्तक है क्राइम एंड पनिशमेंट। सोरोकिन की पुस्तक है क्राइम एंड पनिशमेंट। दूसरी पुस्तक है इनकी जो इम्पोर्टेंट है, सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। तीसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो इनकी, वो है द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन। ये पुस्तक और इनके ये इस चीज के बारे में जान लीजिए आप, और अगर नहीं लगी हो तो उसको नोट कर लीजिएगा, आगे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है सारी चीजें। फिर अगर ऑकबर्न की बात करें हम, तो ऑकबर्न जो है कल्चरल लैग की बात करते हैं। उसके बाद किंग्सले डेविस की बात करते हैं, तो ये प्रकारात्मक सिद्धांत को देते हैं। और इनकी पुस्तक है ह्यूमन एंड सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी इनकी हाँ, ह्यूमन सोसाइटी इनकी पुस्तक है किंग्सले डेविस की। स्पेंगलर जो है ये प्रकारवादी हैं और ये जो है कि स्पेंगलर जो है समाज के परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की बात कौन करता है, इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पहला ऑप्शन में दिया है कॉन्ट, पैरेटो, मार्क्स। कॉन्ट जो है उद्विकासवादी और रेखीय सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दिया है पैरेटो, स्पेंगलर और मार्क्स। मार्क्स नहीं हो, संघर्षवादी सिद्धांत की बात करते हैं और उद्विकास की बात ये भी करते हैं कि सामाजिक उद्विकास, समाज जो है एक रेखा में चलता है, एक उद्विकास होता है जिसको जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा देखिए समझाते हैं। फिर स्पेंगलर, सोरोकिन और पैरेटो। चौथा ऑप्शन देखें, मार्क्स, कॉन्ट और सोरोकिन। तो चौथा मार्क्स आ गए, फिर इसमें भी नहीं होगा। कॉन्ट आ गया, अगस्त कॉन्ट भी नहीं होंगे। ठीक, अब स्पेंगलर, सोरोकिन और पैरेटो, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पैरेटो के बारे में अगर हम समझें तो अभिजात वर्ग की बात करते हैं। पैरेटो कहते हैं कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। ये अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, और इसी परिभ्रमण के सिद्धांत में ये पैरेटो चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं। फिर बात करें रेंडियर वर्ग की बात करते हैं। और अगर देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र में शेर और लोमड़ी की बात करते हैं पैरेटो। अगर इनकी सामाजिक क्रिया की बात करें तो एक्शन को ये दो भागों में बांटते हैं। दो प्रकार के एक्शन की बात करते हैं, पहला तार्किक क्रिया, दूसरा अतार्किक क्रिया, लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन। देखिए ये हैं, अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में ये एक अर्थशास्त्री थे, बाद में इनका इंटरेस्ट जो है समाजशास्त्र में हो और समाजशास्त्री बने। तो ये कहते हैं कि जो लॉजिकल एक्शन है वो इकोनॉमी में यूज होता है। लॉजिकल एक्शन किस में यूज होता है? इकोनॉमी में यूज होता है। और जो सोशियोलॉजी में यूज होता है वो नॉन लॉजिकल यूज होता है। भावनात्मक जो चीजें होती हैं वो क्या होती है? नॉन लॉजिकल चीजें होती हैं। और इसका जो है ये उदाहरण देते हैं कि जैसे हर व्यक्ति जानता है कि जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल किसी न किसी की मृत्यु होनी है।
सबकी मृत्यु होनी है, कोई स्थायी नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जाने का लोगों को दुख होता है, लोग रोते हैं। तो ये चीजें क्या है, ये नॉन लॉजिकल चीजें हैं। तो जो नॉन लॉजिकल चीज है उसका अध्ययन कौन करता है, तो उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। और समाजशास्त्र क्या है, नॉन लॉजिकल एक्शन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आई बात समझ में। उसके बाद रेंटियर वर्क की बात आपको बता ही दिए हैं। अवशेष की बात करते हैं पैरेटो, इतनी बात आप याद रखिए। फिर सोरोकिन की बात हम ऊपर बता ही दिए थे सारी चीजें। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्पेंगलर भी सभ्यता की बात करते हैं और सभ्यता को चक्रीय रूप में देखते हैं कि एक सभ्यता आती है, फिर अपने चरम पे जाती है, फिर वो खत्म होती है, फिर लौट के वापस उसी सभ्यता पे आ जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक प्रजातांत्रिक अर्थात लोकतांत्रिक समाज में नियोजित परिवर्तन संभव होगा केवल किस कारण से, कौन सा ऐसा कारण है जिससे नियोजित परिवर्तन संभव हो सकता है। ऑप्शन ए है विधायन द्वारा, ऑप्शन बी है अनिवार्य सहभागिता द्वारा, ऑप्शन सी है ऐच्छिक सहभागिता द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है कि जन सहयोग द्वारा है। तो आप देखिए इसमें सिंपल सा जन सहयोग, अगर जनता सहयोग करे तो किसी भी समाज या किसी भी देश का जो प्रजातांत्रिक समाज है उसमें नियोजित परिवर्तन संभव हो सकता है। क्योंकि प्रजातांत्रिक समाज में जो शक्तियां होती हैं, मेन शक्तियां जनता के हाथ में होती हैं। तो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृति सिद्धांत का निरूपण किसने किया है। नगरीकरण की बात कौन करता है, तो लुई विर्थ करते हैं, लेकिन नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृति की बात, उप सांस्कृतिक सिद्धांत को कौन दिया है, तो फीसर देते हैं। लुई बर्थ नगरीकरण की बात करते हैं, उपनगरी जो है कि सभ्यताओं को बताते हैं, ये सब लुई बर्थ की अवधारणा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखें, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग, सोशल कंट्रोल की बात कौन करता है। सोशल कंट्रोल की बात सबसे पहले रॉस करते हैं। रॉस की पुस्तक है सोशल कंट्रोल, आई थिंक 1901 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 1901 में सोशल कंट्रोल पुस्तक रॉस द्वारा प्रकाशित की गई। उसके बाद कूले बात करते हैं। कूले की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशल थ्योरी ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल थियरी एंड सोशल रिसर्च किसकी पुस्तक है, कूले की है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक कूले की है। उसके बाद समनर की बात करें तो समनर जो है संस्था के उद्विकास की बात करते हैं, संस्था के उद्विकास की बात करते हैं। फिर समनर जो है स्व केंद्रिता की बात करते हैं। समनर जो है फॉकवेज पुस्तक लिखते हैं। समनर जो है अमेरिका में सबसे पहले 1876 में सबसे पहले अमेरिका में समाजशास्त्र को पढ़ाने वाले व्यक्ति समनर हैं। मर्टन प्रकारवादी हैं, मर्टन को आप जानते हैं, किंग्सले डेविस भी प्रकारवादी हैं, ये दोनों लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो इसको जूम कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कह रहा है अनुशास्ति, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विश्वास, तीसरा ऑप्शन है श्रम विभाजन, चौथा समूह मत। तो मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सैंक्शन बहुत जरूरी है, अनुशास्ति। ठीक, जब सैंक्शन अब किसी चीज पे लग जाता है या उसके डर से लोग क्या करते हैं कि समाज द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है समाज में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सामाजिक परिवर्तन से हमारा यह आशय है कि आशय उन परिवर्तन से है जो सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना के कार्यों में घटित होता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप एकदम, अगर जिसको नहीं भी आता है वो बहुत आसानी से सही कर सकता है। और ये आसानी से सही कैसे कर सकता है, ऑप्शन बी सही है और हम बताते हैं कैसे।
जब भी स्तरीकरण, सामाजिक परिवर्तन या ऐसी कोई भी अवधारणा और उसमें प्रकार की बात करता हो, फंक्शन की बात करता हो, तो वो किंग्सले डेविस हो जाएंगे, क्योंकि किंग्सले डेविस प्रकारवादी है। ज्यादातर जो चांसेस है किंग्सले डेविस ही सही होंगे। ठीक, मैकायरन पेज की पुस्तक है सोसाइटी। सोसाइटी पुस्तक किसकी है? मैकायरन पेज की है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8, राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। दूसरा क्या कह रहा है? राज्य सामाजिक नियंत्रण कानून द्वारा करता है। राज्य जो है सामाजिक नियंत्रण किसके द्वारा करता है? कानून द्वारा। तो पहला देखिए, ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये राज्य जो है सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। ठीक, और दूसरा सही है, क्योंकि राज्य ही जो है कानून बनाकर क्या करता है? सामाजिक नियंत्रण करता है। तो ए गलत है और आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कथन सही है किंतु कारण गलत। देखिए ये कथन क्या है? कथन कथन गलत है। तो कथन का है, कथन गलत है किंतु कारण सही है। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि या एक सूची दिया हुआ है नियंत्रण की, नियंत्रण का प्रकार बताया हुआ है, और ये लेखक हैं, कौन कौन से लेखक जो हैं कौन से नियंत्रण की बात करते हैं। चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात कौन करता है? तो अगर आप देखेंगे चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात कूले करते हैं। हमारे कूले चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात करते हैं। उसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात यंग करते हैं, किम्बाल यंग करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात कार्ल मैनहीम करते हैं। सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात कौन करता है? तो लेपियर करते हैं। तो इससे मैच कर लीजिए, चेतन और अचेतन नियंत्रण कूले, मतलब ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 किस में है? तो एक ही ऑप्शन में है, तो ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और जब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि यह किसका मत है कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है। देखिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ये भी बहुत आसान है। अगर आप पकड़ेंगे शब्द को तो तुरंत सही कर ले जाएंगे। भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है, तथा यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता। ये कुल मिला के कहता है कि समाज का जो मूल आधार है वो भौतिक वस्तु है या भौतिक चीजें हैं। तो भौतिक चीजों की बात कौन करता है? तो मार्क्स करते हैं। हमारे मार्क्स ये कहते हैं कि सारी चीजों का आधार भौतिक वस्तुएं हैं। ठीक, मार्क्स जो है संरचना की बात करते हैं, संरचना स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक, इसको आप देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सभ्यता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन गलत है सभ्यता के लिए? तो पहला ऑप्शन कह रहा है यह सदैव विकासोन्मुख होता है। पहला तो ये जान लीजिए सभ्यता होता क्या है। देखिए, सभ्यता जो होता है ये मूर्त होता है। ठीक, और संस्कृति जो होता है वो अमूर्त होता है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर आप पढ़ते होंगे। तो सभ्यता मूर्त होता है, संस्कृति अमूर्त होता है। सभ्यता जो है बहुत तेजी से सभ्यता का विकास होता है, सभ्यता में परिवर्तन बहुत तेजी से आते हैं। सभ्यता भौतिक कारणों से प्रभावित होता है। वहीं संस्कृति जो है उसमें परिवर्तन बहुत धीरे आते हैं। संस्कृति जो है नियम कानून से बंधे होते हैं। संस्कृति जो है अमूर्त होता है, क्योंकि नियम कानून और भावनाओं का जो है कि वो गठरी होता है। तो इससे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं कि सभ्यता के लिए कौन सा सही नहीं है। तो सभ्यता विकासोन्मुख होता है, ये तो सही है, हमेशा विकास होता रहता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसके विकास की अवस्था को मापा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है। चौथा कह रहा है कि इसे बिना परिवर्तन अपनाया जा सकता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक शक्ति में निहित नहीं होता है। वो कि कौन होता है? संस्कृति होती है, सभ्यता भौतिक होता है। ठीक, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, क्वेश्चन 12।
क्वेश्चन 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। सांस्कृतिक विलंबना का कारक की बात पूछता है। सांस्कृतिक विलंबना की बात कौन करता है? तो ऑकबर्न करते हैं। ऑकबर्न अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना की बात करते हैं और ऑकबर्न को सांस्कृतिक निर्धारणवादी भी माना जाता है। तो कौन कारक नहीं है सांस्कृतिक विलंबना का? तो धर्म है, कानून है, परंपरा है। ठीक। और सांस्कृतिक विलंबना होता क्या है अगर देखें तो जब भौतिक संस्कृति, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देता कैसे है, पहले सांस्कृतिक विलंबना को हम समझ ले। जब भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, पीछे छूट जाती है, तो उसी को हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि भौतिक संस्कृतियों में परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। जब भौतिक संस्कृतियों में परिवर्तन बहुत तेजी से होता है और अभौतिक संस्कृति में धीरे धीरे परिवर्तन होता है या परिवर्तन न के बराबर होता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है और भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है। तो इसी अवस्था को हम सांस्कृतिक विलंबना की अवस्था कहते हैं। इसको हम कभी कभी एक साथ किसी किसी समाज में देखने को ये मिल सकता है, कभी कभी ये अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह से उपस्थित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राजनीतिक उथल पुथल। इसकी अवधारणा कौन देता है? ऑकबर्न इसकी अवधारणा देते हैं सांस्कृतिक विलंबना की। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता कैसे है कि कहता है कि सांस्कृतिक विलंब, इनमें से सांस्कृतिक विलंबना कौन सा है? तो देता है ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे देगा कि भौतिक संस्कृति का आगे और अभौतिक संस्कृति का पीछे निकल जाना है। दूसरा ऑप्शन दे देगा सभ्यता का आगे और संस्कृत का पीछे हो जाना है। तीसरा ऑप्शन दे देगा दोनों का एक साथ रहना। चौथा ऑप्शन दे देगा अभौतिक संस्कृति आगे निकलना और भौतिक संस्कृति का पीछे हो जाना। तो अधिकतर कंफ्यूजन में लोग पहले और दूसरे ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। किसमें कि उसमें लिखा होता है कि अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति में अंतर, मतलब भौतिक संस्कृति के आगे निकल जाना और भौतिक संस्कृति का पीछे छूट जाना। तो ये तो सही है, लेकिन कंफ्यूजन किस में होता है? कंफ्यूजन इसमें होता है कि उसमें एक और ऑप्शन दिया होता है कि सभ्यता का आगे निकल जाना और संस्कृत का पीछे छूट जाना। लोग इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें सभ्यता और संस्कृति की बात नहीं की जा रही, संस्कृतियों के दो ही पार्ट की बात की जा रही है, जिसमें भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को कहा जाता है। तो नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों को क्या कहा जाता है? तो नवाचार कहा जाता है, नवाचार के रूप में देखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखें तो अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स एवं हाबहुस के सामान्य विचार क्या हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्रमबद्ध दृष्टिकोण है, दूसरा धर्म पर एक सिद्धांत है, तीसरा एक उद्विकासी सिद्धांत देते हैं तीनों लोग, या द्वंद्व उपागम। ये तीनों लोग कौन सा ऐसा सिद्धांत देते हैं जो एक दूसरे से मैच करता है? तो कौन सा देते हैं? तो ये उद्विकासी सिद्धांत देते हैं। एल.टी. हाबहुस जो है उद्विकासी माने जाते हैं, उद्विकासी समाजशास्त्री माने जाते हैं। वहीं कार्ल मार्क्स भी उद्विकासी माने जाते हैं और अगस्ट कॉम्ट भी उद्विकासी माने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 15 को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सदरलैंड जो है अपराध शास्त्र के समाजशास्त्री सिद्धांत से संबंधित है। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं यहाँ पे कि लेम्ब्रोसो अपराध शास्त्र के किस सिद्धांत से संबंधित है, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा सदरलैंड के बारे में अगर जान लें तो सदरलैंड जो है कहते हैं कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, अपराधी सीखते हैं या बनते हैं। अपराधी सीखे हुए व्यवहार को जब कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो वो अपराध करता है और वो अपराधी हो जाता है। वहीं लेम्ब्रोसो कहते हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ जन्म से ही ऐसी प्रवृत्ति होती है, जन्म से ही कुछ ऐसी विशेषता होती है जो उसे आपराधिक दृष्टि का बना देता है, वो आपराधिक बना देता है। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है? औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था को।
औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कौन हो जाएगा? पूंजीवादी व्यवस्था हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है? अनुकूलन और विचलन एक ही पैमाने के, एक पैमाना हो गया, इधर अनुकूलन हो गया, इधर विचलन हो गया, ये कौन माना है? तो ये हमारे मर्टन साहब माने हैं। मर्टन जो है अनुकूलन और विचलन को एक पैमाने के दो छोर के रूप में मानते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखते हैं आप, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्पेंसर के मतानुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता, दो भागों में बांटते हैं समाज को स्पेंसर। पहला सैनिक समाज या युद्धु समाज, सैनिक, और दूसरा औद्योगिक समाज। ये जो दूसरा समाज औद्योगिक समाज है। सैनिक समाज की विशेषता क्या होती है? सैनिक समाज की विशेषता होती है एकमतता होती है, अनिवार्य सहयोग होता है। ठीक, ये सैनिक समाज की विशेषता हो गई। लेकिन यही औद्योगिक समाज की विशेषता क्या होगी? ऐच्छिक सहयोग, मन किया तो सहयोग किए, नहीं मन किया तो सहयोग नहीं किए। तो ये ऐच्छिक सहयोग किसका? औद्योगिक समाज की विशेषता हो जाएगी। और उसके बाद उद्विकासवादी हैं, ये आप जानते ही हैं। स्पेंसर उद्विकासवादी, द फर्स्ट प्रिंसिपल इनकी पुस्तक है। उसके बाद इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं के अनेक तत्वों में से व्याख्यात्मक रूप से मार्टन ने दो अलग किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक रचनाओं के अनेक तत्वों में से व्याख्यात्मक रूप से मार्टन ने दो को अलग किया है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, मार्टन 5 प्रकार के समाज के 5 प्रकार के तत्वों की बात करते हैं और उसमें लक्ष्य की बात करते हैं, लक्ष्य की, और उस लक्ष्य के पूरा करने के लिए संसाधन की बात करते हैं। ठीक, संस्थागत संसाधन मतलब किस आप नियम कानून का या किस साधन का उपयोग करते हैं, और कौन से आप सांस्कृतिक लक्ष्य, आपका सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है, और किस संस्थागत साधन की बात करते हैं, और किस सांस्कृतिक साधन से अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। ये कौन बताता है? मार्टन। तो 2 और 4, 2 और 4 कहाँ है? तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पीजीटी के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है ये सीधा। अपराध शास्त्र में विभेदक सहचार्य के सिद्धांत का प्रतिपादक किया गया था। अपराध शास्त्र में विभेदक सहचार्य के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया था? तो वो होंगे सदरलैंड। ठीक, विभेदक सहचार की बात कौन करता है? सदरलैंड कहते हैं। तो आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए। और वीडियो को पाने के लिए या किसी भी चीज़ का अपडेट पाने के लिए, यूजीसी नेट से पीजीटी या किसी चीज़ का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके उससे जुड़ सकते हैं और आप अपडेट पा सकते हैं चीज़ों का। आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही नहीं बताया गया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसको जो है कि आपकी समस्या का निवारण करने की कोशिश किया जाएगा। और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और समाजशास्त्र की तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।